ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। देखिए ये तो किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे शोध के बाद ये पता लगा है कि हमारा ब्रह्मांड जो बना है वो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बना हुआ है। इसे दिया था जॉर्ज लेमेंथियर ने, ठीक है। देखिए इस थ्योरी के अनुसार क्या है, अभी आप ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें देखते हैं या संपूर्ण ब्रह्मांड जो भी है वो एक छोटे से गोले के रूप में था, ठीक है। एक छोटे ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं उस सभी चीजें वो इस छोटे से गोले के रूप में संकुचित थी, एकदम पैक्ड, ठीक है। ये इतना संकुचित था और इतना गर्म था, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि अचानक से इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ये विस्फोट हुआ और इसके ब्लास्ट के फलस्वरूप चीजें बिखर गई। यानी जैसे दिवाली में पटाखा फटता है तो कैसे सारी चीजें बिखर जाती है, पटाखे के अंदर की सारी चीजें बिखर जाती है, वैसे ही ये पूरी तरह से बिखर गया। और ये विस्फोट इतना जोरदार था कि आज भी ब्रह्मांड जो है वो फैलते आ रहा है। यानी कि विस्फोट उस समय हुआ और आज भी बिखराव हो ही रहा है, ठीक है। आज भी आपको पता होना चाहिए कि आज भी दो आकाशगंगा जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्यों दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो जो विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट के चलते जो बिखराव हुआ था वो बिखराव अभी भी हो रहा है, ठीक है। ये विस्फोट हुआ था 13.7 अरब वर्ष, यानी कि ब्रह्मांड की आयु कितनी हो जाएगी, 13.7 अरब वर्ष को हम लोग बोलते हैं निहारिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेब्यूला। नेब्यूला ही समझ लीजिए तारे बनाने की मशीन है, फैक्ट्री है या घर है उसका। यहीं पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नेब्यूला है क्या, निहारिका हिंदी में बोलते हैं इसको। ये गैसों का एक पुंज है, गैस और धूल कणों का एक पुंज है। जब ये गैस और धूल कण एक जगह, बहुत सारे धूल कण एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इसके बाद ये एक जगह सिकुड़ने लगते हैं, एक छोटी सी जगह में सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने के बाद इसका तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि गैस और धूल कण है और छोटी जगह में आकर के सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि अणु एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद उसमें गर्माहट पैदा होती है और उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना बन जाता है कि ये धीरे धीरे एक तारे का रूप ले लेता है। तो समझ गए तारे कैसे बनता है, एक गैसों का ढेर सारा पुंज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निहारिका। निहारिका में जगह जगह पे क्या होता है, धूल कण और गैस जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए यहां 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 धूल कण और गैस इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होने के बाद उनमें दबाव बढ़ने लगा, उनकी डेंसिटी बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा। दबाव और डेंसिटी बढ़ने के बाद अणु एक दूसरे से टकराने लगे। टकराने के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हुआ, ऊष्मा, ठीक है। और ऊष्मा के बाद चूंकि इसमें हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन एक ईंधन का काम करता है, ठीक है। इस पे जब प्रेशर बढ़ता है, इसमें जब गर्माहट बढ़ती है तो धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि ये एक तारे का रूप ले लेता है। समझ गए, चलिए। तो इसीलिए निहारिका को क्या बोलते हैं, तारों का घर भी बोलते हैं। यही तारे यहीं पे निर्माण होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यही है निहारिका। हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसका नाम मिल्की वे है। क्या है, मिल्की वे। इसको हम लोग आकाश गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम कहां है, यहां पे है, ना कोर के पास में है ना बिल्कुल बाहर ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत दूर है। यहां पे हमारी पोजीशन है एक गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी इतनी, देखिए गैलेक्सी इतनी बड़ी होती है कि इस गैलेक्सी में हम लोग इतने छोटे हैं जैसे हमारे हाथ पे कोई बैक्टीरिया या वायरस है। इतने छोटे हम लोग हैं यहां पे इस गैलेक्सी में, समझ गए। तो इस तरह से गैलेक्सी होता है और इस गैलेक्सीज में अनगिनत तारे होते हैं, ठीक है। जो वस्तु कम गर्म है वो लाल हो जाएगा गर्म होकर के, और उससे भी गर्म कर दे तो वो पीला कलर का हो जाएगा। इससे भी गर्म कर देंगे तो व्हाइट कलर का हो जाएगा, उससे भी गर्म कर देंगे तो वो नीले कलर का हो जाएगा। इसी तरह तारे में भी हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा तारा कितना प्रकाश दे रहा है या कितना गर्म है। जिस तारे का तापमान 3000 या 3500 केल्विन के आसपास होता है वो तारा हमें लाल दिखता है, ठीक है। जो 5000 के आसपास होता है वो येलो हो जाता है। जो 7000 केल्विन होता है वो व्हाइट कलर का दिखने लगता है, और जिसका तापमान 25000 केल्विन से ज्यादा होता है वो जो है ब्लू कलर का दिखने लगता है, ठीक है। तो देखिए सूर्य जो होता है वो पीला और हल्का उजला दिखता है, यानी कि उसका जो तापमान होगा वो इन दोनों के बीच का होगा। तो आप लोग जानते होंगे सूरज की सतह का जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो
पीला और उजला का कॉम्बिनेशन दिखता है। लाल थोड़ा सा गर्म, पीला उससे ज्यादा गर्म, उजला उससे ज्यादा गर्म, नीला जब होने लगता है तो उससे ज्यादा गर्म। ठीक है, तो इस तरह से तापमान, आप लोग किसी चीज का तापमान पहचान सकते हैं उसके रंग को देख करके। जब कोयला गर्म करते हैं, कोयले में आग लगाते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो वो पीला पीला सा आग देता है, वो कोयले से ज्यादा गर्म होता है और उस पर खाना ज्यादा जल्दी बनता है। जब हम लोग गैस जलाते हैं तो वो हल्का नीला और हल्का उजला सा होता है। गैस पे खाना लकड़ी से ज्यादा जल्दी बन जाता है, यानी कि ज्यादा उष्मा देता है, ज्यादा गर्म होता है। जिस तारे का तापमान कम होगा वो लाल होगा और वो छोटा होगा। जो तारा जितना बड़ा होगा समझ लीजिए कि वो उतना उष्मा दे रहा है और वो नीला टाइप का होगा। इसीलिए हमारा जो सन है ना तो वो सबसे बड़ा तारा है ना सबसे छोटा तारा है, वो बीच में है, ना बहुत कम गर्म है ना बहुत ज्यादा गर्म है, बीच में है। तो जो तारा छोटा होगा उससे उष्मा भी कम निकलेगी और वो लाल कलर का होगा। उससे बड़ा तारा पीला होने लगेगा और उससे ज्यादा उष्मा निकलेगी। और एक और बात, जो तारा छोटा होता है वो बहुत लंबे समय तक उससे एनर्जी निकलती है और वो लंबे समय तक रहता है। और जो तारा जितना बड़ा होता है और ब्लू कलर का हो जाता है उसका जो आयु होता है उतना कम होता है, क्योंकि उसकी उष्मा जल्दी जल्दी निकल रही है बाहर, एनर्जी जो है वो जल्दी जल्दी निकल रही है तापमान के रूप में, तो वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो तारा छोटा है उससे बहुत कम एनर्जी निकल रहा है, तापमान कम निकल रहा है, तो वो अपने ईंधन को बचा कर रखे हुए हैं, तो वो लंबे समय तक वो टिका रहता है। ठीक, तो हमारा जो सन है वो सबसे बीच में है, ना सबसे बड़ा तारा है ना छोटा तारा है, ना सन का तापमान बहुत कम है इसके जैसा, ना सबसे ज्यादा है इसके जैसा। सन की आयु भी ना सबसे ज्यादा होगी ना सबसे कम होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि तारे बनने के बाद नष्ट कैसे होते हैं। देखिए, जब नेब्यूला से तारे का निर्माण हो जाता है तो एक तारा बनने के बाद तारे के साइज पे डिपेंड करता है कि उसका अंत कैसे होगा। अगर तारा छोटा या मीडियम है तो वो इस रूट से जाएगा अपने अंतिम कगार पे, और अगर तारा बड़ा है तो इस रूट से जाएगा। देखिए, इस रूट से जाने वाले तारे 97% है सबसे ज्यादा, और इस रूट से जाने वाले तारे मात्र 3% है। पहले ये भी पता नहीं था, ये बाद में पता चला कि ऐसा भी होता है और इस तरह आगे चलकर ब्लैक होल बनता है। पहले पता नहीं था कि ब्लैक होल कैसे बन जाता है। पहले ये माना जाता था कि सभी तारे पहले रेड जायंट बनते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं और फिर वो अपने अंत तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, तारे जो होते हैं इस रूट का भी फॉलो करते हैं कुछ तारे। और ये कौन बताया? ये हमारे देश के ही वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने बताया था, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन जो तारे बड़े होते हैं आकार में, वो जब रेड जायंट बनते हैं तो उसमें ऐसे नहीं होता है, व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनता है, उसमें होता है विस्फोट। वो क्या कर जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट कर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा। आप लोग पढ़े होंगे सुपरनोवा। सुपरनोवा तारा क्या है? एक विस्फोटी तारा है, आप लोग पढ़े होंगे, यही है। इसमें ब्लास्ट के बाद ये चीजें बिखर जाती हैं, बाहर का जो है चीजें, इसकी सतह ये बिखर करके ब्रह्मांड में चला जाता है और बची हुई जो चीजें होती हैं वो बन जाती हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में आप लोग सुने होंगे कि ये एक ब्लैक होल ऐसी चीज होती है ब्रह्मांड की जिसकी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन पावर इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज उसके रेंज में जाएगा तो उसको अपने में चिपका लेगा और उसका पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, यहां तक कि प्रकाश भी अगर इससे गुजरे तो प्रकाश को भी ये लौटने नहीं देता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि ये दिखाई ही नहीं देता है। सुपरनोवा तारा क्या है? एक विस्फोटी तारा है, आप लोग पढ़े होंगे, यही है। इसमें हो जाता है ब्लास्ट। ठीक है, इसके बाद इसमें ब्लास्ट के बाद ये चीजें बिखर जाती हैं, बाहर का जो है चीजें, इसकी सतह ये बिखर करके ब्रह्मांड में चला जाता है और बची हुई जो चीजें होती हैं वो बन जाती हैं ब्लैक होल। देखिए, इस तरह का होता है ब्लैक होल। अब सवाल ये भी है कि ब्लैक होल जब दिखता नहीं है तो ये फोटो कैसे निकाला वैज्ञानिकों ने? तो ये एक अनुमान के अनुसार, कुछ रिसर्च के अनुसार, कुछ कैलकुलेशन के अनुसार निकाला गया है, इसकी आसपास की एक्टिविटी के अनुसार निकाला गया है। क्योंकि ये दिखता ही नहीं है, इतना ब्लैक होता है कि प्रकाश तक को भी बाहर नहीं आने देता है, तो दिखेगा कैसे? यहां भी देख सकते हैं ब्लैक होल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी कि घनत्व किसी चीज का होता है तो वो ब्लैक होल का होता है। ब्लैक होल का अगर एक चम्मच भी टुकड़ा लेकर के आए
तो उसको उठाने के लिए 10-12 क्रेन बुलाने पड़ेंगे। एक ब्लैक होल ऐसी चीज होती है ब्रह्मांड की जिसकी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन पावर इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज उसके रेंज में जाएगा तो उसको अपने में चिपका लेगा और उसका, देखिए इस तरह का होता है ब्लैक होल। अब कि जब तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसका ग्रेविटेशन पावर उसको अपने अंदर अंदर खींचने लगता है। अब आप मान के चलिए कि एक कमरे में हम लोग पूरे पृथ्वी का भार भर दें, ठीक है, तो उस कमरे का भार कितना होगा, पूरी पृथ्वी के बराबर होगा, ठीक है। तो वैसे ही इसमें है, ब्लैक होल में बहुत कम जगह पर बहुत ढेर सारा मास जो होता है, द्रव्यमान एक जगह इकट्ठा होता है, इसीलिए इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी कि घनत्व किसी चीज का होता है तो वो ब्लैक होल का होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि ब्लैक होल का अगर एक चम्मच भी टुकड़ा लेकर के आए तो उसको उठाने के लिए 10-12 क्रेन बुलाने पड़ेंगे, इतना भारी होता है एक चम्मच।